आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, जो कि टॉपिक 1 भारत का संवैधानिक विकास, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैं आपको हर टॉपिक जो है वो संपूर्ण निचोड़ के साथ पढ़ाऊंगा। तो आप हमारी सभी क्लासों को क्रम से अटेंड करना। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं और साथ ही उस प्रकार से प्रश्न लिए हैं जिस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप अगर सभी क्लासों को क्रम से अटेंड करते हो तो आप यकीन मानना कि पॉलिटी के जितने भी टॉपिक हैं उनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपको हमारी वीडियो के बाहर देखने को नहीं मिलेगा। चाहे तो आप हमारी कोई भी एक टॉपिक को देखकर प्रैक्टिस सेट उठाकर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो आप हमसे जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारा क्वेश्चन है, वह वैधानिक दस्तावेज क्या है जो देश की जनता के विश्वास और उसकी आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है, क्या कहलाता है? तो वह वैधानिक दस्तावेज है दोस्तों क्या? संविधान। संविधान एक वह वैधानिक दस्तावेज है जो उस देश की जनता के विश्वास और उसकी आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है। सभी के सभी टॉपिक में आपको क्लास वाइज पढ़ाऊंगा और संपूर्ण पढ़ाऊंगा। एक एक टॉपिक में इतने इतने क्वेश्चन पढ़ाऊंगा कि आपने इतने क्वेश्चन नहीं पढ़े होंगे और ना ही आपको एक किताब में इतने प्रश्न देखने को मिलेंगे। भारतीय संविधान के निर्माण की पृष्ठभूमि किस काल में ही पड़ चुकी थी? तो भारतीय संविधान के निर्माण की पृष्ठभूमि जो थी दोस्तों वो ब्रिटिश काल में ही पड़ चुकी थी। लेकिन क्या था कि इस काल में क्रमिक विकास की गति बहुत मंद थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, भारत के संवैधानिक विकास को कितने भागों में विभक्त कर सकते हैं? तो भारत के संवैधानिक विकास को जो हम विभक्त कर सकते हैं वो 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत और दूसरा ब्रिटेन की सरकार के शासन के अंतर्गत। एक क्वेश्चन से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो मैंने सभी की सभी क्वेश्चन के रूप में ही रखी है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन किस वर्ष तक रहा था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन रहा था वो रहा था 1858 तक। किस वर्ष भारत का शासन ब्रिटेन की संसद के नियंत्रण में चला गया था? तो किस वर्ष भारत का शासन ब्रिटेन की संसद के नियंत्रण में चला गया था? तो ये गया था 1858 को। नेक्स्ट, ब्रिटिश क्राउन ने कब से कब तक ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर विभिन्न कानून बनाए थे? तो ब्रिटिश क्राउन ने कब से कब तक ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर विभिन्न कानून बनाए थे? 1600 ईस्वी से 1858 तक। ब्रिटिश क्राउन ने कब से कब तक ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत के शासन के लिए विभिन्न कानून बनाए थे? यहां बात हो जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत दोनों के शासन के लिए। तो 1858 से 1947 तक। नेक्स्ट, भारत का संवैधानिक विकास किस कंपनी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ था? तो भारत का संवैधानिक विकास जो हुआ था वो किस कंपनी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ। अगला क्वेश्चन है, भारत का संवैधानिक विकास किस राजलेख के माध्यम से किया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा 1600 ईस्वी के राजलेख अर्थात चार्टर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। बात आती है कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की किसने थी? तो ये की थी महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस राजलेख के माध्यम से की गई थी? तो ये की गई थी 1600 ईस्वी के राजलेख के माध्यम से। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करके उसे किन देशों में व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया था?
तो इन्होंने दिया था व्यापार पूर्वी देशों में करने का। नेक्स्ट, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों में कितने वर्ष तक व्यापार करने का अधिकार दिया था? तो इन्हें अधिकार दिया था पूर्वी देशों में 15 वर्षों तक करने का। अगला क्वेश्चन, जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय उसकी कुल पूंजी कितनी थी? यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की कितनी पूंजी थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास 30,133 पाउंड पूंजी थी। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इसमें कुल कितने भागीदार थे? तो जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी इसमें उस समय 217 भागीदार थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का सारा प्रशासन किसे सौंपा गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का सारा प्रशासन सौंपा गया था एक परिषद को, और ये जो परिषद थी इसे क्या नाम दिया गया था? तो इस परिषद को गवर्नर और उसकी परिषद नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की परिषद जिसे गवर्नर और उसकी परिषद कहा जाता था बाद में किस नाम से जाना गया था? तो ये जाना गया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के नाम से। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन संभालने वाली परिषद में कौन कौन सदस्य शामिल थे? तो इसमें शामिल थे एक गवर्नर, एक उप गवर्नर और 24 अन्य सदस्य। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है, तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी। अगला क्वेश्चन, महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करके किसकी अध्यक्षता में पूर्वी देशों में व्यापार करने की आज्ञा प्रदान की थी? तो लॉर्ड मेयर की। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कार्य कहां से प्रारंभ किया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना जो कार्य प्रारंभ किया था वो सूरत से किया था। और दोस्तों, आपको मैं ये भी बता दूं कि जितने भी सब्जेक्ट है जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैं सभी के सभी को और जितने भी इनके टॉपिक है बिल्कुल संपूर्ण निचोड़ के साथ पढ़ाऊंगा, प्रीवियस सहित पढ़ाऊंगा। अगला क्वेश्चन, आंग्ल भारतीय विधि संहिताओं के निर्माण तथा विकास की नींव कहां से प्रारंभ होती है? तो ये होती है 1600 ईस्वी के चार्टर से। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया? तो वह अधिनियम कौन सा है जिसके द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था? तो वह अधिनियम है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट, इंग्लैंड स्थित कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का विधि निर्माण का अधिकार किस राजलेख द्वारा गवर्नर जिसे राज्यपाल बोला जाता है तथा उसकी परिषद के सदस्यों में विहित किया गया? तो 1726 के राजलेख के द्वारा। 1726 के राजलेख से पहले विधि निर्माण की शक्ति किसमें निहित थी? तो 1726 से पहले विधि निर्माण की शक्ति इंग्लैंड स्थित निदेशक मंडल में निहित थी। गुप्त समिति का गठन किस प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था? तो गुप्त समिति का गठन किया गया था ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किस समिति की सिफारिश पर पारित किया गया था? तो यह गुप्त समिति की सिफारिश पर पारित किया गया था। जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा दूंगा ना दोस्तों, वो आप संपूर्ण अच्छे से याद कर लेना, उसके बाद कोई प्रैक्टिस सेट उठा लेना, आपको इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं जिस टॉपिक को ही पढ़ाता हूं संपूर्ण निचोड़ के साथ पढ़ाता हूं। किस एक्ट का उद्देश्य कंपनी के कार्यों को भारत तथा ब्रिटेन दोनों स्थानों पर नियंत्रित करना था? तो वह एक्ट कौन सा था जिसका प्रमुख कार्य भारत तथा ब्रिटेन दोनों में कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करना था? तो वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। किस एक्ट का उद्देश्य कंपनी में व्याप्त दोषों को समाप्त करना था? तो ये जो कंपनी में कमियां थी उन दोषों को दूर करने का जो उद्देश्य था ना, वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का ही था।
अगला क्वेश्चन है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कंपनी की गतिविधियों के दो मुख्य केंद्र क्या थे? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कंपनी की गतिविधियों के दो मुख्य केंद्र जो थे ना, वो थे भारत और इंग्लैंड। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी के संपूर्ण प्रशासन हेतु, सुपरविजन हेतु इंग्लैंड में दो संस्थाएं कौन कौन सी थी? तो वे दो संस्थाएं थी निदेशक मंडल और स्वयंवतधारी मंडल। निदेशक मंडल और स्वयंवतधारी संस्थाएं किसकी अंग थी? तो ये जो थी ना, ये गृह सरकार की अंग थी। अगला क्वेश्चन है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा इंग्लैंड में कंपनी की कार्यपालिका क्या थी? तो निदेशक मंडल जो थी ना, वो इंग्लैंड में कंपनी की कार्यपालिका थी। नेक्स्ट है, कंपनी के निदेशक मंडल में कुल कितने सदस्य थे? तो कंपनी के निदेशक मंडल में थे कुल 24 सदस्य। गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया गया। तो किस अधिनियम के द्वारा? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया गया था। 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो वर्तमान में तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के नाम से जाना जाता है। 1947 से पहले स्वतंत्रता दिवस के नाम से जाना जाता था। 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, वो 1946 के अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे। वह अधिनियम कौन सा है जिसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? तो वह अधिनियम है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 या भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार। नेक्स्ट है, यदि लोग जो चुनकर आएंगे योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। यह कथन किसका है? तो यह कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, जिन्हें भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप है सहकारी संघवाद। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को जाना जाता था। तो 1909 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था, इसे जाना जाता था किस नाम से? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किसके अनुसार होता था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार। भारत में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद को सृजित किया गया है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। किस अधिनियम के द्वारा पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत करके कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया? तो वह अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के प्रावधान में प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण था? भारत सरकार अधिनियम 1935।
नेक्स्ट, भारत में केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने भारतीय संविधान के टॉपिक 1 में मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्नों को पढ़ा और मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसके बाद हम और अन्य नेक्स्ट क्लास में और प्रश्नों को पढ़ेंगे, तो आप हमारी सभी क्लासों को अटेंड करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।